Hello and good afternoon. I welcome you all at the 40th edition of Water Series webinar presented by National Water Mission along with APAC News Network. This 40th edition will see the presence of district magistrates and water experts from various states of the country, and we'll start the discussion at 12:30 today. But before that, we'll play some video for our audience. Can we have the video on screen, please? उसकी कहानी। किसकी कहानी? किसकी कहानी? अरे जल की कहानी। हाँ, जल की कहानी। अगर आज बचेगा जल, तभी तो सुरक्षित रहेगा हमारा कल। Coming soon on DD National। उसकी कहानी। किसकी कहानी? किसकी कहानी? अरे जल की कहानी। हाँ, जल की कहानी। अगर आज बचेगा जल, तभी तो सुरक्षित रहेगा हमारा कल। Coming soon on DD National। अरे पीकू, कोई कहानी सुनाओ ना। सुनाती हूँ। एक बार की बात है जब धरती पर पानी हुआ करता था। हाँ, ये कैसी कहानी? धरती पे हमेशा पानी रहेगा। घर घर में जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है पानी, डर है कि कहीं ये बन ना जाए एक कहानी। क्योंकि जल बिना कल नहीं, जल नहीं तो कल नहीं। अरे पीकू, क्या चले ऐसी जगह जहाँ हो पानी, हो हरियाली, ना हो सूखे पेड़ों की डाली और हो सूरज की जहाँ रोशनी। हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। जल घर घर लाना है, देश को सजग बनाना है। अरे वाह पीकू, तुम बड़ी समझदार हो गई हो। मैं जल्द आ रही हूँ आपके फेवरेट शो जल्स जूनियर में, सिर्फ डीडी नेशनल पर। धरती मैया ने दी हमें कितनी सारी सौगात, हरियाली, रोशनी, जल की बरसात। पर जो जो हुआ फैलाव, जल के स्रोतों की होने लगी कमी, भूजल का स्तर जाने लगा नीचे। पीकू, आज संडे है, शहर घूमने चलें? चलो पीहू, आज चलते हैं चांद बावड़ी। चांद बावड़ी? मुझे तो शहर घूमना है, मुझे नहीं जाना इस पुरानी जगह। अरे पीहू, चांद बावड़ी एक जादुई जगह है, तुम्हें अच्छा लगेगा वहाँ घूमना। जादुई जगह? वो कैसे? चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित है। राजा चांद ने इस बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में करवाया था। इस स्थान की शुष्क जलवायु का सामना करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक ऐसा कुआं बनवाया जो सालों तक जल की आपूर्ति कर सके। भूजल, मिट्टी और क्षारी चट्टानों द्वारा इस कुएं में पानी की आपूर्ति होती है। बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियां हैं, जो नीचे की ओर कुएं में जल के स्तर से नीचे तक जाती हैं। इन सीढ़ियों के कारण पानी का स्तर चाहे जो भी हो, उसे आसानी से भरा जा सकता है। चांद बावड़ी में जमा किया गया पानी वर्षों तक यहाँ के स्थानीय लोगों के उपयोग में आता है। चलो चलते हैं पीकू, और मैं अपने सभी दोस्तों को चांद बावड़ी चलने के लिए कहूँगी। वाह वाह, बहुत सही, ये हुई ना बात।
नमस्कार। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आज मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आज हम खूनी भंडारा के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसे आर्किटेक्चर की मिसाल है जो सभी के दिलों में छाप छोड़ती है। पता है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित ये खूनी भंडारा शुद्ध पानी का अनमोल भंडार है। इसे आज नहीं बल्कि 1615 एडी में बनवाया गया था। जानते हो इसे बनवाया किसने था? इसे बनवाया था बुरहानपुर के उस समय के सूबेदार अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जगह का नाम खूनी भंडारा क्यों पड़ा? दरअसल इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। ये कहानी मुझे नानी ने सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि बहुत समय पहले कुछ आक्रमणकारियों ने व्यापारियों के एक जत्थे को लूट लिया था और हत्या कर उनके शवों को उसी जगह पर दफना दिया था। जब उनके शवों को हटाया गया तो वहाँ पानी का भंडार मिला। बाद में सूबेदार अब्दुल रहीम खाने खाना ने उस जगह पर एक वाटर बॉडी का निर्माण करवा दिया। इस तरह खूनी भंडारा नाम प्रचलन में आया। एक मजेदार बात बताऊं? खूनी भंडारे का पानी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स या आपके घरों में लगे वाटर प्यूरिफायर से भी अधिक स्वच्छ है। दोस्तों, ये है ना कमाल की बात। तो चलो इसी बात पर ताली बजा दो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, एक रोचक बात ये भी है कि खूनी भंडारे में अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सिस्टम है। जरा सोचिए तो कि 1615 एडी में बिना आधुनिक मशीनों के ये काम कैसे किया गया होगा। आइए आपको खूनी भंडारे को अंदर से दिखाऊं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ 103 कुंडियां हैं जो 3.9 किलोमीटर लंबी टनल से जुड़ी है। ये टनल संगमरमर की बनी है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से बारिश का पानी ताप्ती नदी की तरफ जाता है। इसी बीच इसे कई जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है तथा कई कुंडियों के माध्यम से पूरे शहर में पानी पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, आप आ रहे हैं ना खूनी भंडारा देखने? मेहरबान कदरदान साहिबान, आपको देखकर मैं खुश हुआ मेरी जान। आज करूँगा मैं असम के गौरी सागर पुखुरी का बखान। शिव सागर जिले में स्थित जो है देश की शान। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। बिना समय गवाए चलते हैं गौरी सागर पुखुरी। लेट्स गो। तो दोस्तों, ये है गौरी सागर पुखुरी। इसे अहोम साम्राज्य के राजा शिव सिंह की रानी फुलेश्वरी देवी ने बनवाया था। 1744 ईस्वी में बनी इस पुखुरी की देखरेख फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। एक मजेदार बात बताऊं? तालाब के नॉर्थ एंड पर 3 मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया था। ये मंदिर देवी दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु के हैं। वैसे यहाँ ना बिहू त्योहार पर बहुत रौनक होती है। पता है, बिहू आसाम का मुख्य त्योहार है। वैसे दोस्तों, आपको मालूम है कि गौरी सागर पुखुरी 224 बीघा जमीन पर फैला हुआ है और आज भी उपयोग में है। सर्दियों के मौसम में न सिर्फ देश विदेश से लोग बल्कि प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं।
यहाँ मिट्टी और बांस से बने बहुत ही सुंदर खिलौने मिलते हैं। तो मेरी तरह आप भी अपने लिए वहाँ से खिलौने ले सकते हैं। तो आप आ रहे हैं ना गौरी सागर पुखरी को देखने? समय निकालकर गौरी सागर पुखरी जरूर आइए, जल संरक्षण की सीख ले जाइए। लगता है आज बरखा रानी बहुत जम के बरसने वाली है। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा नाना 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 झूम के बरसो। वाह बाबा, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। बरखा जो आने वाली है पीकू। हाँ वो तो ठीक है बाबा, पर सोचा है कि बरखा रानी आएंगी तो विराजेंगी कहाँ? ये क्या सवाल हुआ पीकू? और क्या, बारिश का पानी जमा होगा खेतों में, हमारी गलियों में, और कहाँ? हाँ बच्चों, यही तो परेशानी है। है? हाँ भाई, एक वक्त था जब बारिश के पानी से बावड़ियों, कुओं, तालाबों में पानी भरा रहता था। सिर्फ 4 महीने की बारिश से 12 महीने पानी का सुख मिलता था। वो कैसे? वो ऐसे छोटी कि बारिश का पानी धरती में जाकर कुओं, तालाबों और बावड़ियों में पानी का स्तर बनाए रखता है। यानी बारिश के पानी से भूजल रिचार्ज हो जाता है। हाँ, अच्छा बताओ तो ट्यूबवेल में पानी कहाँ से आता है? भूजल से। और भूमि में जल कहाँ से आता है? बारिश से। बिल्कुल सही बोला छोटी। पर अब तो पीकू बावड़ियों, कुओं, तालाबों पर सिर्फ कूड़ा कचरा ही दिखाई देता है। अरे रोती क्यों हो छोटी, कोई जुगाड़ करते हैं। आइडिया, सब मिलकर बावड़ियों, कुओं और तालाबों को साफ करें। हाँ, जिससे बारिश का पानी हमारे सूखे पड़े कुएं, तालाबों, बावड़ियों और अन्य पानी के स्रोतों को फिर से पानी से भर दे। तो याद रखें, Catch the rain where it falls, when it falls. Catch the rain where it falls, when it falls. अरे क्या हुआ? किन ख्यालों में डूबी हो रिकू? अरे पीकू, तुम सोच रही थी बारिश का मौसम आने वाला है और उसके आते ही मुसीबतें ही मुसीबतें। अरे मॉनसून आते हैं तो खुशियां आती हैं, और तुम कह रही हो मुसीबतें ही मुसीबतें। बोलो तो, जगह जगह पानी कब जमा होता है? मॉनसून में। ट्रैफिक जैम कब होता है? मॉनसून में। घरों के आगे गले गले तक पानी कब भर जाता है? मॉनसून में। तो बोलो, अब मॉनसून को मुसीबत ना बोलूं तो क्या बोलूं? पर रिकू, कभी सोचा है कि पानी का जो घर है वो वहां ना जाकर तुम्हारे गली मोहल्लों या सड़कों पर क्यों आ जाता है? पानी का घर? समझी नहीं। अरे पानी का घर यानी बावड़ियां, तालाब, कुएं, जो आज शहरों में लगभग खत्म ही हो चुके हैं। अरे शहरों में कहाँ होते हैं तालाब, बावड़ियां, कुएं? अरे होते हैं रिकू, पर सब इन बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कहीं दब के रह गए, और जो बचे खुचे हैं वो गंदे हो गए। पेड़ और जंगल भी खत्म हो गए, जो बारिश का पानी और भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने में मदद करते थे। सो सैड। पर अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो तो सकता है, तो ध्यान से सुनो। पहला, जब बारिश आए तो उसके पानी को छत या किसी टैंक में स्टोर करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ इन टैंकों में वर्षा का पानी इकट्ठा हो रहा है और धरती के अंदर भी जा रहा है। देखो इस तरह से। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। और दूसरा? दूसरा,
जो तालाब, बावड़ियां और कुएं बचे हुए हैं उन्हें साफ करके इस्तेमाल के लायक बनाएं। और पेड़ लगाएं और ये मंत्र कभी ना भूलें। हाँ, सभी को बताएं भी, अपनाएं भी। Catch the rain where it falls when it falls. Catch the rain where it falls when it falls. मैं प्रकृति धरती माँ का लाई हूँ संदेश, पीकू संग आई हूँ देने महत्वपूर्ण निर्देश। टप टप बरसे बारिश का पानी, उसकी हर एक बूंद बचानी। छत छत जैसे बहती धारा, इकट्ठा कर टंकी में उतारा। सामूहिक तालाबों को बचाया, उस जल ने खेती को संवारा। कुआं पुनर्भरण और टपक पद्धति जल संचय के बने आग्रही। हर टपकते नल को बंद है करना, वर्षा जल का संचय करके भूजल के स्तर को है बढ़ाना। बारिश का पानी संरक्षित होगा तो भूजल का स्तर बना रहेगा। मैं प्रकृति साथ में पीकू करते हैं अनुरोध, जल का मोल समझकर जन जन तक पहुँचाओ बोध। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है। और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई और 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लाखों की तादाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, अनेक जल निकायों का पुनर्विकास किया गया, विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए, वाटर बॉडीज की जियो टैगिंग और जीएस मैपिंग की गई और जिला स्तर पर साइंटिफिक डिस्ट्रिक्ट वाटर प्लान भी अपनाए गए। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते हैं उसका पता चलता है। इससे जनता में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। राष्ट्रीय जल मिशन का मोटो है रिस्पेक्ट वाटर फॉर लाइफ, जिसकी ओर बढ़ते हुए जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः समर्पित प्रभाग भी शुरू किया गया है। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जल इतिहास नामक पोर्टल पर ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई एवं जन भागीदारी को भी अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया है। आने वाला भविष्य पानी को लेकर के सुरक्षित हो और सुरक्षित भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता हो, इस विचार मंत्र को लेकर हम एक बार फिर जल शक्ति अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार इस विषय पर चर्चा की है। इस दृष्टिकोण से महिलाओं के सशक्तिकरण को भी हम इसके विषय को भी हम इसके साथ जोड़कर काम कर रहे हैं। मंत्रालय के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा भोपाल में प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस द्विदिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर इसका उद्घाटन किया। For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clarion call to the citizens to participate in this program. जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का मुख्य प्रसंग है पीने के पानी के सतत स्रोत, जिसमें जल शक्ति से नारी शक्ति को केंद्रित कर भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आरंभ किया जा रहा है।
पीकू, आज संडे है, शहर घूमने चलें? चलो पीहू, आज चलते हैं चांद बावड़ी। चांद बावड़ी? मुझे तो शहर घूमना है, मुझे नहीं जाना इस पुरानी जगह। अरे पीहू, चांद बावड़ी एक जादुई जगह है, तुम्हें अच्छा लगेगा वहाँ घूमना। जादुई जगह? वो कैसे? चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित है। राजा चांद ने इस बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में करवाया था। इस स्थान की शुष्क जलवायु का सामना करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक ऐसा कुआं बनवाया जो सालों तक जल की आपूर्ति कर सके। भूजल, मिट्टी और क्षारीय चट्टानों द्वारा इस कुएं में पानी की आपूर्ति होती है। बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियां हैं, जो नीचे की ओर कुएं में जल के स्तर से नीचे तक जाती हैं। इन सीढ़ियों के कारण पानी का स्तर चाहे जो भी हो, उसे आसानी से भरा जा सकता है। चांद बावड़ी में जमा किया गया पानी वर्षों तक यहाँ के स्थानीय लोगों के उपयोग में आता है। चलो चलते हैं पीकू, और मैं अपने सभी दोस्तों को चांद बावड़ी चलने के लिए कहूँगी। वाह वाह, बहुत सही, ये हुई ना बात। नमस्कार, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आज मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आज हम खूनी भंडारा के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसे आर्किटेक्चर की मिसाल है जो सभी के दिलों में छाप छोड़ती है। पता है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित ये खूनी भंडारा शुद्ध पानी का अनमोल भंडार है। इसे आज नहीं बल्कि 1615 एडी में बनवाया गया था। जानते हो इसे बनवाया किसने था? इसे बनवाया था बुरहानपुर के उस समय के सूबेदार अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जगह का नाम खूनी भंडारा क्यों पड़ा? दरअसल इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। ये कहानी मुझे नानी ने सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि बहुत समय पहले कुछ आक्रमणकारियों ने व्यापारियों के एक जत्थे को लूट लिया था और हत्या कर उनके शवों को उसी जगह पर दफना दिया था। जब उनके शवों को हटाया गया तो वहाँ पानी का भंडार मिला। बाद में सूबेदार अब्दुल रहीम खाने खाना ने उस जगह पर एक वाटर बॉडी का निर्माण करवा दिया। इस तरह खूनी भंडारा नाम प्रचलन में आया। एक मजेदार बात बताऊं? खूनी भंडारे का पानी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स या आपके घरों में लगे वाटर प्यूरिफायर से भी अधिक स्वच्छ है। दोस्तों, ये है ना कमाल की बात। तो चलो इसी बात पर ताली बजा दो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, एक रोचक बात ये भी है कि खूनी भंडारे में अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सिस्टम है। जरा सोचिए तो कि 1615 एडी में बिना आधुनिक मशीनों के ये काम कैसे किया गया होगा। आइए आपको खूनी भंडारे को अंदर से दिखाऊं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ 103 कुंडियां हैं जो 3.9 किलोमीटर लंबी टनल से जुड़ी है। ये टनल
संगमरमर की बनी है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से बारिश का पानी ताप्ती नदी की तरफ जाता है। इसी बीच इसे कई जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है तथा कई कुंडियों के माध्यम से पूरे शहर में पानी पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, आप आ रहे हैं ना खूनी भंडारा देखने? मेहरबान कदरदान साहिबान, आपको देखकर मैं खुश हुआ मेरी जान। Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. So, ma'am, we can start the discussion now because delegates have already joined. So, without taking much time, let me welcome you all at the 40th edition of Water Series webinar by National Water Mission of the Jal Shakti Government of India and organized by APSA News Network. This is the 40th edition where we can see a lot of water sharing and the best practices we discuss on the best practices of water management in various parts of the country. We are joined by Archana Verma, IAS, Mission Director and Additional Secretary, National Water Mission Minister of Jal Shakti Government of India. We welcome you, ma'am. Archana Verma, ma'am, will be the keynote speaker for this edition, and he'll also set the context of why we are organizing this webinar every Saturday or alternative Saturdays for last 2-3 years. We are also joined by Ashok Kumar Burman, Special Secretary Revenue, ex-DC of Jorhat, Government of Assam. We welcome you, Mr. Burman. Thank you so much for joining us today. Good morning. Good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning, all. Good morning. Joined by Srimati Durga Shakti Nagpal, IAS, District Magistrate of Bandar from Government of Uttar Pradesh. But I think she's present occupied with some official meeting, but from her office, DDO has joined. So we welcome you, sir. So without taking much time, I request Archana Verma ma'am to share her thoughts. But I think before that, we can play a short video made by NWM. Can we have the video on screen, please? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है। और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई और 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लाखों की तादाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, अनेक जल निकायों का पुनर्विकास किया गया, विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए, वाटर बॉडीज की जियो टैगिंग और जीएस मैपिंग की गई और जिला स्तर पर साइंटिफिक डिस्ट्रिक्ट वाटर प्लान भी अपनाए गए। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते हैं उसका पता चलता है। इससे जनता में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। राष्ट्रीय जल मिशन का मोटो है रिस्पेक्ट वाटर फॉर लाइफ,
जिसकी ओर बढ़ते हुए जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः समर्पित प्रभाग भी शुरू किया गया है। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जल इतिहास नामक पोर्टल पर ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई एवं जन भागीदारी को भी अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया है। आने वाला भविष्य पानी को लेकर के सुरक्षित हो और सुरक्षित भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता हो, इस विचार मंत्र को लेकर हम एक बार फिर जल शक्ति अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार इस विषय पर चर्चा की है। इस दृष्टिकोण से महिलाओं के सशक्तिकरण को भी हम इस विषय को भी हम इसके साथ जोड़कर काम कर रहे हैं। मंत्रालय के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा भोपाल में प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस द्विदिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर इसका उद्घाटन किया। For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clarion call to the citizens to participate in this program. जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का मुख्य प्रसंग है पीने के पानी के सतत स्रोत, जिसमें जल शक्ति से नारी शक्ति को केंद्रित कर भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आरंभ किया जा रहा है। Ved Prakash Maurya. You have seen the video, so without taking much time, I hand over the session to Archana Verma, Mission Director, National Water Mission, Minister of Jal Shakti Government of India. Over to you, ma'am. Thank you so much, Shobik. I take this opportunity to welcome all of you to the 40th edition of the dialogue with district magistrates and municipal commissioners. I especially welcome my dear friend and mentor in revenue affairs, Ashok Barman, who has recently retired, but he was DC in Jorhat. I'm from the Assam cadre, and he's done some fantastic work in urban areas because generally, we think of Jal Shakti Abhiyan as a rural initiative. I also take the opportunity to welcome Ved Prakash, CDO Banda. In case Durga is not able to join us, then I will request you for the presentation, Ved. And you see in the film, so that I don't talk much, we've made a film in which the whole perspective of the National Water Mission is outlined. बट इसके अलावा नेशनल वाटर मिशन का एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है लोगों को जोड़े, बिकॉज आदरणीय प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है, इस वीडियो में भी कहा है कि जब तक पानी में लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक पानी की समस्या का हल नहीं होगा। और स्पेशली कुछ लोग जो हम बिहार और बंगाल और ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, उनको तो पानी का महत्व ही नहीं पता, बिकॉज बचपन से ग्रो किए हैं नदियों के पास और पानी को देखते हुए। तो हम सबको जल इतना स्कैर्स होने जा रहा है। आंकड़े ये बताते हैं कि 11 हमारा जो 1180 BCM का डिमांड होगा इन 2050, और हमारे पास पानी कहीं से भी अवेलेबल है इज ओनली 1124 BCM। सो अगर हम पानी का नॉट ओनली सप्लाई साइड बट जब तक डिमांड साइड, जो कि हम लोग 5 Rs में डिफाइन करते हैं, रीयूज, रेड्यूस, रिचार्ज, रिसाइकल एंड रिस्पेक्ट, जब तक ये डिमांड साइड को हम ये ना करें, एड्रेस ना करें, पानी की समस्या का हल नहीं हो सकता। आपको जान के ये बहुत ही दुख होगा कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सट्रैक्टर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। बाकी जगह में, स्पेशली यूरोप और ऐसे जगहों में, यूएसए में ग्राउंड वाटर को यूज नहीं करते लोग, सरफेस वाटर को यूज करते हैं और ग्राउंड वाटर को किसी इमरजेंसी के लिए रखते हैं। बट इंडिया और चाइना में ग्राउंड वाटर का बहुत यूज होता है।
क्योंकि हमें पता ही नहीं था पहले कि ग्राउंड वाटर इतना स्केर्स हो सकता है। कुछ आई डोंट नो कितना corroborated है कि नहीं है, बट कुछ स्टडीज ये भी बता रही हैं कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के चलते हमारे अर्थ की एक्सिस शिफ्ट हो गई है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों तक पहुंचे एंड वी मेक देम रियलाइज दैट वाटर इज अ क्लियर, वाटर स्कैर्सिटी इज अ clear and present danger. It is not that our generation is not going to see it or our kids generation is not going to see it. We are already seeing बांदा जो बुंदेलखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे डिस्पाइट ऑल दी एफर्ट्स हम बहुत सारे न्यूज देखते हैं जहां पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। और पानी की अवेलेबिलिटी ना होना सिर्फ पानी को ही अफेक्ट नहीं करता है, बहुत और चीजों को अफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा तो विमेन को अफेक्ट करता है। इसलिए हमारा इस साल का नारा है नारी शक्ति से जल शक्ति और जल शक्ति से नारी शक्ति। विमेन के लिटरेसी लेवल को अफेक्ट करता है, गर्ल्स के ड्रॉप आउट को अफेक्ट करता है, लाइवलीहुड को अफेक्ट करता है, हमारे इनकम को अफेक्ट करता है, हमारे इकोलॉजी को अफेक्ट करता है, हमारे न्यूट्रिशन को भी अफेक्ट करता है और बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है। इसीलिए पानी के महत्व को जानना बहुत बहुत जरूरी है। और हम यहाँ बैठ के सेंटर में सिर्फ आपको गोले दे सकते हैं, काम तो डीएम के ही लेवल पे होता है, वही कटिंग एज लेवल है। इसीलिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस whole webinar and these dialogue series is to get to know what is the action which is happening in the field and to share your best practices. और बांदा में मैंने सुना है कि आपके चीफ सेक्रेटरी सर ने बहुत सराहा है आप लोगों के इनिशिएटिव को, वेद जी, तो कंग्रेचुलेशन। वैसे ही अशोक के भी इनिशिएटिव को बहुत सराहा गया था असम में। So without taking much time, I will hand over to you, Shobik, to take it forward. And we can have the first presentation from Ashok so that if Durga can join in. Right, ma'am. Thank you so much, ma'am. So, as Archana Verma said, let's start the presentation of Mr. Ashok Kumar Burman, Special Secretary Revenue and ex-DC of Jorhat, Government of Assam. Over to you, Mr. Burman. Good morning, madam. Good morning, everyone present here. And thanks for that giving me that opportunity to present the whatever I have done in Jorhat. I was there for 1 year and 8 months, and I did some with my team. My team is with me, Mr. Bhaskar Sharma, Executive Engineer, Public Health Engineering Department. Mr. Amarjit Korali, he is also there. I said engineer. Mr. Pulok Bhuya, he is consultant. He was earlier in the department. And with this all support we are getting, Mr. Horst Khetan, he is also here. So thank you, ma'am, once again. And let us start. Actually, ma'am, Assam has amount of rainfall, but still the groundwater that we are pumping out, it is diminishing day by day. Depletion is going on, and it will be one day it will come that Assam is also will be like a states like Rajasthan, Madhya Pradesh, and all other. So it is the time. पहले हमारा टाइम रहते हुए भी हम ये कर सकते हैं। So whatever all the actually यहाँ you have rightly said that यहाँ जो जन का जो citizens का जो help है, citizens का जो participation है, that is very important. And let us start. So कल है तो जल है तो कल है. It is a very beautiful this thing. Chirag, can we have the presentation on screen, please? Can we have the presentation on screen, please, Chirag? Yes. Can you go to the next presentation, please? Yes, please. Excellent. So it is basically the rainwater is collected from roof and redirected to a tank, cistern, deep pit, aquifer, or a reservoir with percolation, so that it seeps down and restores the groundwater. So it is I think it is the only way, because the sufficient amount of rainfall is there. So we can send this rain, we can send the huge amount of water to the ground,
and so the groundwater level can come up. So we have around 5 components. First is catchment. It is used to collect and store the captured rainwater. Then is conveyance system. It is used to transport the harvested water from the catchment to the recharge zone. So we have fixed some recharge zone in between. And the flush, it is used to flush out the first spell of rain. You know, the first spell of rain is not good, so it can be flush out. And the filter, used for filtering the collected rainwater and removing the pollutants. So in between, while going to discharging for groundwater from the source, one filter is used to remove the pollutants there, like the leaves, leaves of trees and etc. So tanks and recharge structures used to store filtered water, which is ready to use. Or in those areas where directly we can use that rainwater, that can be used. So next slide, please. So the jal hai to kal hai. Rain will soon be the only source of clean water. Why? Because the form of groundwater everywhere. Some arsenic is there, some fluoride is there, some all that type of element is there. So I think the only source tomorrow is the rainwater, is the best clean water we can populate it down. So in spite of increased rainfall, there is a gradual diminishing of groundwater level everywhere. Now, it is not only in the state of Assam, in my district, earlier district Jorhat, it is throughout the whole country. So because of rapid urbanization and clogging of natural recharge zones, rainwater harvesting can also reduce urban flood by channelizing excess runoff to our subsurface. So it is actually not only the groundwater will recharge, but another very big achievement we can do, it is the reduction of urban flood. Reduction of flash flood is everywhere in all cities, in cities like Delhi also. So that can be reduced. So actually for rapid urbanization, the all natural recharge systems, all natural drainage and all natural had become polluted and totally blocked. In major cities, it is earlier it was a river, now it has become a drain. Everywhere it is there. So all this we have to take into account. So how to reduce all these things we have to see. So it is a increased cost of boring over the years, because since water level is going down in each and every year, so automatically the cost of boring will go, and the a poor man cannot pay that much of money to make a boring of his own. So it is another another hassle for our daily life. That increased chemical contamination due to decreased groundwater recharge. So chemical contamination, the concentration of the chemical concentration will go higher and higher day by day, because if no water is poured from outside to the ground level, so whatever there in the or contaminated very hard metal is always there. So that will be concentration will be very much higher in the long run. Whatever we pump out from the groundwater, it will be very not healthy for us, definitely. So with population increase, there is an additional anthropogenic station aquifers like pumping, irrigation, and return flow, leading to change in the saturation condition of the groundwater, and thereby enhancing the release of arsenic and fluoride into water. So it is our additional burden, our additional that thing is coming to us. ये हमारा मतलब जो है contamination का groundwater में उसके बढ़ते जा रहे हैं day by day. So Assam is subjected to water incentive cropping practice like cultivation. Research suggests that Assam and East Indian part, which were considered water affluent ones, are experiencing losses usable groundwater volume and a rate of faster than it can be replenished. So यहाँ जो राइस का कल्टीवेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए ग्रेजुअली वाटर जो जितना होना चाहिए था वो भी कम है. So that is another issue with the agriculture and our animal husbandry department. So that part is extra we are facing. Can I go to next slide, please? Next slide, please. So it is a background of my district, Jorhat.
So we have seen one small video on the right hand side. It has been taken from YouTube. But the thing is this: rapid urbanization brought major issues to the watershed characteristics of the Jorhat town. Because like all other towns, it is growing. Jorhat town is also growing. Rapid urbanization is there, so it is the threat to our watershed characteristics. High runoff and very low groundwater infiltration has resulted in depletion of groundwater resources over the years. It is, as I said earlier, it is gradually increasing year by year. In Jorhat town itself, depletion of static water groundwater level is observed in previously abundant areas from just 20 to 30 feet. Just imagine 20 to 30 feet it was available, and it has gone to now 79 feet over a decade. So this led to increased cost of boring and maintenance. So from just 20 to 30 feet, it was easily available for everyone, for a poor person also. But since it has come to 79, 80, so it is definitely it's a very costly affair for a common person. So gradual failure in urban water supply projects due to excessive pumping and depletion of aquifer layer and need for surface water resource for the ever increasing population. So actually what we did based on this thing only, that gradual failure in urban water supply projects due to excessive pumping and depletion of aquifer layer and need for surface water source. So normally, what we have seen that lot many old wells were there dug by municipal authorities or the public health engineering departments. All are almost all, not all, but almost all are dry now. So continuously pumping has been being made. So now depletion of water level is going down. So that actually started in our mind, me and my team of engineers from PhD department. We thought that something can be done to recharge these all dead wells. So we tried accordingly to recharge the dead wells. I will show in next slides. So it is a need for sustainability of hundreds of deep well, because already schemes are under Jal Jeevan Mission. We have put lot many deep wells. So there need to sustainability is also there, because they cannot sustain after 4 or 5 years, and then those will also go dry. So this is the sustainability thing we have to think. So now, so we have initiated some projects there. We identified initially the dead wells in and around Jorhat town. So how many dead wells were there? We had just identified and made some case study. And we tried to convert the dead wells into groundwater recharge wells. And some very good results we have seen. Just 1 year, month of June, perhaps 2022, we made some recharge projects, and July 2023, June 2023 result, within 1 year, very good result have come up. And we focus on group discussion with chambers of commerce, builders and developers, urban local bodies, head of the education institution, etc. So we had a meeting with all concerned. And as the madam said that all people have to come together for this sustenance. So accordingly, we made a lot many meetings with all these stakeholders, and we have tried to develop the rejuvenate the traditional water resource like ponds and other wetlands also. Next slide. So this is a symmetric rainwater harvesting system. It is from a rooftop. One gutter is there. From that gutter goes. The water goes down below, and in one that rainwater storage come inspection chamber of capacity of around almost 1,000 liter is there. Then we can remove the impurities there, leaves and all other whatever comes from the rooftop that can be accumulated. Accumulates here, and it can be is very easily it can be separated out. After that, it goes that rainwater goes to a tank, and it is an this was an abandoned tube well filled with gravel. We have made it around 6 feet deep, and almost that dimensions all are there.
Then the continuous raining is there, and the rain automatically comes to the gutter and through the pipes. It goes to the first chamber, rainwater storage chamber, inspection chamber, then it goes to the population point wherever the dead tube well is there. So it goes very slowly. It goes down. The rainwater goes down the aquifer zone below 680 feet. That the green aquifer zone 680 feet from ground level. It gradually it fills, and we have given a cross section of the abandoned deep well on the left hand side. So almost all are actually this is the actually need base. Actually, in some areas we have done this. In some areas we have directly filled the ponds and other water bodies directly from the rooftop. So these are the all peculiarities. It is useful in the recharging of dead tube wells, recharging of tube wells in the schools and colleges, recharging of other tube wells in the household. This time, this is the process we have adopted. We can go to next slide. Next slide, please. So some case studies were there. The case studies were initially. Next slide, please. So this is the old civil hospital campus. Old civil hospital campus in 2022. In the on 2nd July, we made this project there. The same as I have shown in my earlier slide. And in the month of July, 13th June. So it was 2nd July. We started on 13th June. Almost 1 month. Almost 1 month. You see the upper portion of the 2023 slide. I have seen that water have that it is the only one well. So this well has revived. Now the people of Jorhat is getting water from this well. Earlier it was a dead well, and it was dead. I think it is for last 5 or 14 years. 14 years. Mr. Sharma is here, executive engineer. He said that it was 14. It was only on his initiative. I have to praise all Mr. Sharma and his team because last 14 years it was a dead well. It's a very big one. 14 years it is dead well. Just in 1 year only. Just imagine 1 year only. This has been again revived. So if we continuously pour, groundwater recharge, we make for 5 to 10 years. The abundant, the what result will come, that I don't know, but it will be a very good result throughout because in the ground below there is no barrier. Ground below there is no barrier, no water can flow everywhere. So our honorable MP was there, Mr. Tapan Kumar Gogoi. He visited recently. So this is his 2 comments I have added here. So now people of Jorhat is getting water from this well. So it's a very success story for us. Can we go to next slide? So it is another Nehru Park, Jorhat. So it was like this same thing earlier one. So we started, and Mr. Mrityunjay Sharma, he was earlier Deputy Secretary in Government of India and earlier National Nodal Officer Jal Jeevan Mission. He came to Jorhat and he visited this particular scheme. So it was again a dead well, and the water significant depletion was water level from 16 feet to from 16 to 37 feet. Depletion was from 16 to 37 feet. PSC department, along with financial support of local businessmen and other persons in that area, took steps to develop the area surrounding the borewell, covering its vicinity with gravel and coarse sand and provision of the drainage from surrounding areas. It just I have shown it in picture. So same system we have done it, but it was people participation was there. People participation was there. Not many people came forward to just, but because it is cost is also very less. Mr. Sharma will tell about the cost. So cost is also very less. So it is everyone in a general people also they can also do it. Not in government this thing that our common people can also do this process of recharging. Very the cost is very less, very less. I would say. Can you go to next slide, please? So it was a earlier this scheme was by municipality. It was already there. So it was also dry for a long almost 9 to 10 years.
So it is a water supply scheme near the Bhogdo River. So this is near the Jorhat Engineering College Road. So it is also it's a very big one, 20-inch dia and 540-foot deep defunct tube well, which has been abandoned since 1994. So the Sockpit, we got this water from primarily two sources. One is rainwater, and another was the runoff waste from the scheme. And also from the huge amount of water from aerator, approximately 3 lakh liter per day gets wasted. So this project plans to divert this runoff water to the soak pit and subsequently recharge to the borewell. Initially to the soak pit and then recharge to the borewell. The pictures are there. Honorable Minister Education inaugurated on 29 July 2022. So almost 1 year done. So this is also well also being recharged now. Can you go to next slide, please? So another issue is here, very good work done by Jorhat Central College, and we have visited many times there in that college. So the teaching staff and students, they are very interested to do accordingly. They have done it. So in these three pictures, I have shown that one is accumulation of the 4 or 5 tanks are there. They have accumulated that water here, and they are using this water in their day-to-day activities. And the excess water they are sending it to the ground. I have shown in a round circular there. That's shown in the ground. One small pond is there. Earlier, this whole area was a very damp area. So the principal decided to dig a pond there, small pond, and gradually the other areas could have been possible to make construction there, and gradually the rainwater is also allowed to percolate in that pond and to the ground also. So now it is a very small, beautiful garden has come out there. So next slide, please. So what is the way forward? The way forward, we can do all the municipalities and all the stakeholders, we can take together that we can do mass awareness to sensitize the people for individual houses and apartments. These photographs are all the individual houses. As per our guidance and our engineers team, they have visited the place. They have convinced people to do these things, and accordingly it is being done. So the green area is a pathway inside a campus. So this whole area is a soak pit basically. So whatever water pours in this campus, it does not go to drains. So that is why our can be restricted. So whatever rainfall is in a particular campus, that if that is not allowed to be percolated to the drain, the normal drain, then where from the urban flooding will come. So definitely, if we all can do this thing, so another big problem we can solve apart from recharging groundwater. So there have to make policy change to make rainwater harvesting compulsory for apartment societies and new building permissions. That should be made compulsory, and not only making compulsory, then the authorities should inspect whatever they have done or not. And actually, everybody will know the scarcity of water have already, the well has already done. So people are now a little bit aware, but we, as a government machinery, we have to give a little bit trust to, so that the people can do that properly. Provision of rainwater harvesting system in all government and private construction projects. Basically, we can start government can start all government projects, big buildings, colleges, schools, hostels, engineering college, medical college, all big institutions are there with government. If you start there, gradually people will know, and people will come to know that one day this is the only answer. So conduct research and academic projects on groundwater recharging. The research part is also there because whatever water we percolate there, that should be very clean, and that should be contamination free. That part is also there. So we can do it definitely. We can do it better. So next slide, please. So this is the success of that well. I have shown that due to well of all civil campus. Now people are using only 1 year. This is the benefit of only 1 year. After 1 year, this is the result, and which was defunct for last 10 years. So this is the all summary of my presentation. One more slide is there.
वीडियो पहले प्ले करा मैं कह के Can I, Mr. Sharma, can I request Mr. Sharma to speak a few words? So as Sir explained everything, in rural sector also, in PHC department, we have lots of abandoned wells. We are trying in Jorhat that these abandoned wells we are using as research wells, and in schools, mainly in primary schools, where we have our rainwater harvesting systems previously installed, they were left abandoned. We are motivating the school headmasters and teachers to rejuvenate with very nominal cost, so that the water demand of water, major part of the water demand which we use in the toilets and gardens can be used Sharmaji, from the store. Sharmaji, what is the minimal ballpark cost if you could tell us? Yes, I can give one example, madam. In one school, the rainwater harvesting system was installed 10 years back. There were the tanks and all these things, but the connections and all the things are damaged. We only in the cost of 5,000 rupees. Only in the cost of 5,000 rupees. Now, then we can store up to 20,000 liter 20,000 liter from rainwater, and for 3 months, 3 to 4 months, we are using this water in toilets and gardening, madam. It's a very huge success. There are so many schools where abandoned rainwater harvesting systems are already exist. We can make some 5,000, 10,000 rupees for the rejuvenation and repairing of the gutters and connectors, these fittings. Then we can rejuvenate these systems. That is very, very important, because in Assam, even in Assam, there are more than 10,000 numbers of rainwater harvesting systems are already exist, which are not functional as on date. We can make them functional, very nominal. Next, second, madam, next point, if we can use this rainwater, stored rainwater in toilets, gardening, and all these things, our electricity dues for the pumping of this standalone system will also be reduced, and then the school authority will maintain the schemes. Otherwise, for the lack of this electricity dues, one day our standalone systems will be disconnected from APDCL or electricity side. So if we can minimize the electricity dues, that will be working for long run. Thank you, madam. Madam, whatever we have shown in the that old civil campus, it is just 80,000 or 90,000 also. Only the very big well that has been made effective, which was there for long 8-9 years. So only 90,000 perhaps, I think. No, Yes, madam. In all civil hospital, whatever I have shown in the last year, in June 2022, we installed this rainwater harvesting system and recharging. Suddenly, this year in the month of May, this existing deep well collapsed. There is no water from that deep well, and suddenly it became a human crisis situation. Then we tried the abandoned well, and after developing, now 80,000 liter per hour this dead well is yielding, and major part of Jorhat town is being fed from this recharge well. This is a great success, and very short period of time we have rejuvenated that well, and in almost. What has been the effect on urban flooding? Yes, madam. I'm just going to explain this. This structure is almost in the heart of the city, Jorhat, and all the water from rooftops of the catchment area goes
to the surface, and all drains are nowadays pakka drains, so no water percolation is going there. After this, taking the rainwater through gutters and drain pipes, we are putting it to the well. This urban flooding is very, very nominal at that place. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Archana ma'am, you want to add something? I think I'll reserve my comments for the end. Okay. Right. Truly, it was an interesting presentation by Mr. Ashok Kumar Barman and Mr. Sharma, and it was surprisingly shocking when ma'am asked the cost. It is like 5,000 rupees for a rainwater harvesting structure, and can hold almost 20,000 liters of water for these 3-4 months. That's commendable. And also, you talked about restructuring or rejuvenating of dead wells and new wells. It reminds me of the quote of Thomas Fuller, who once said that we don't understand, we'll never know the importance of water till the wells are dry. So that quotation is apt for this presentation. Thank you so much. So from the northeastern part of the country, let's move to the northern part of the country. We are joined by Mr. Ved Prakash Maurya, CDO of Banda from Uttar Pradesh, and we all know that Banda has done tremendous work in terms of water conservation and water management. So over to you, Mr. Ved Prakash. And I've been told, Archana ma'am, that Durga Shakti Nagpal will join us shortly. So in the meantime, Mr. Ved Prakash can start his presentation. Mr. Prakash, you want us first to play the video, or Thank you, sir. Thank you. नमस्ते मैम. मैडम अभी एक माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी में है मैम, तो मैं मैम ये बांदा के रेफरेंस में अपना प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ मैम. मैम जब नेशनल वाटर मिशन का एक सर्वे आया था, और उस सर्वे ने हम लोगों को बहुत प्रेरित किया मैम, और आपके जो गाइडेंस और वेबसाइट से हम लोगों ने स्टडी किया, उससे बड़ी प्रेरणा मिली. तो मैडम का भी निर्देश था कि ये जो बांदा है पानी के मामले में बहुत ही चर्चित रहता है, पानी की कमी से हमेशा जूझता रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले पानी पर भी काम करना है हमको, और टाइम बाउंड काम करना है, और बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच में काम करना है. तो मैम जो 150 डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे देश में देखे गए कि जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड के थे, और उन 4 डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे मंडल के थे. तो हमारे लिए ये बड़ा चैलेंजिंग था कि हम इस बांदा जनपद में क्या ऐसा प्रैक्टिकल रूप में करें कि हमारा वाटर लेवल और वाटर की ये समस्या से हम लोग निजात पा सकें. और उसी के रेफरेंस में माननीय जिलाधिकारी मैडम ने 1 मई से इस पूरे मिशन को एक नया नाम दिया था, अविरल जल अभियान, और उसका मेन स्लोगन था कि बांदा की बूंद बांदा के नाम. कुछ इस तरह का किया जाए कि वर्षा जल को बिल्कुल वेस्ट ना होने दिया जाए, ये मेन पर्पज लेकर के हम लोग चले थे. और उसी अभियान के तहत हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट. यस मैम. इसमें हम लोगों ने 5 टाइप के वर्क आइडेंटिफाई किए थे. इसमें था कि जो हमारे तालाब हैं उनका पुनरुद्धार हो जाए, जीर्णोद्धार हो जाए, और किसानों की खेतों में ऊंची मेड़बंदी करवा दी जाए. मैडम वर्षा का टाइम पानी बरसता है जो हमको मुफ्त में उपलब्ध होता है, लेकिन इसका प्रबंधन अगर हम लोग सही से ना कर पाए तो वो पानी हमारे खेतों से बह के बाहर चला जाता है और हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, एक बात. और दूसरी बात, जब वो बहता है तो हमारी जो मिट्टी की ऊपरी सतह के जो पोषक तत्व हैं उनको भी लेके बहता है. इसके साथ हम लोगों ने सोक पिट का लिया था, और फार्म पांड लिए थे, खेत तालाब और वनीकरण. ये 5 कार्यक्रमों पर मेन रूप से हम लोगों ने फोकस किया था. और इसमें हमारा पहला चैलेंज था कि कैसे पब्लिक को, कम्युनिटी को, समुदाय को हम लोग जागरूक करें और उनको जोड़ें. और फिर उसमें विभागों के विभिन्न विभाग जो पानी और किसान से जुड़े हुए कामों में जुड़े हुए हैं,
इनकी सहभागिता को एक साथ हम लोग कैसे कर सके। इन तीनों ये 5 टाइप के वर्क और 3 ये एक्टिविटीज को लेकर के हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को शुरू किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें मैम हम लोगों ने एक पहले टाइम लाइन रखी कि उस टाइम लाइन में हमको, चूंकि बारिश का जो टाइम है वो करीब 40 से 45 दिन ही मैक्सिमम होता है, तो ये जरूरी था कि हम लोग जो जल संरक्षण से जुड़े हुए कामों को कर रहे हैं उसको इसी वर्षा काल से पहले समाप्त कर ले, ये मेन फोकस था, क्योंकि हमको पानी के वर्षा जल का कंजर्वेशन करना था। तो पॉन्ड रिजुविनेशन के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि 25 से 30 अप्रैल में एक टीम बनाकर गांव-गांव भेज करके किन किन तालाबों पे हमको काम करना है उस वर्क का आइडेंटिफिकेशन किया। फिर उसके बाद उनका जो है इंस्पेक्शन करा लिया कि उसमें काम क्या क्या करने हैं। फिर एक 6 मई से हम लोगों ने उस काम को स्टार्ट करने का टाइम उसमें तय किया और इसी के तहत हमारी पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर ग्राम स्तर तक जितने भी इसमें टीम थी, सारी टीम को ये टाइमलाइन हम लोगों ने बता दी। इसी तरह से मेड़बंदी के लिए आइडेंटिफिकेशन और उसके वर्क स्टार्ट करने का टाइम हम लोगों ने रखा, सोक पिट के लिए और जो हम लोग खेत तालाब बना रहे थे उसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैडम कम्युनिटी जो अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने सबसे पहला काम तो ये था कि इस बार जल शक्ति केंद्र बने थे, लेकिन इस बार जल शक्ति केंद्र को हम लोगों ने और ज्यादा एक्टिवेट किया। उसमें एक जेई स्तर का हमने प्रभारी रखा, कंप्यूटर्स रखे, सारे डिस्ट्रिक्ट के आंकड़ों को वहां पर सेव किया और प्रेजेंटेशन के माध्यम से, वॉल राइटिंग के माध्यम से उसको वहां पे हम लोगों ने प्रदर्शित कराया और जल शपथ को भी वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में डिस्प्ले कराया और जो लोग जल शक्ति केंद्र में आते गए उनको हम लोग जल शपथ दिलाते गए ताकि वो पानी की आवश्यकता और पानी की कमी को अंदर से महसूस करें। इसके लिए हम लोगों ने 24 मई को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की सेमिनार की थी और इस सेमिनार में हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राज्य मंत्री जल शक्ति श्री रामकेश निषाद जी और इसके साथ जनपद के सभी माननीय विधायकगण और ग्राम पंचायतों के सभी प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर, इन सब लोगों को एक फोरम पे हम लोगों ने बुलाया था और इस फोरम पे हम लोगों ने तालाब का पुनरुद्धार हमको कैसे करना है, मेड़बंदी कैसे करना है और सोक पिट का निर्माण कैसे करना है। ये ऐसी चीजें थी जिनमें बहुत टेक्निकल उसकी जरूरत नहीं थी। वही कार्यक्रम हम लोगों ने इससे जोड़ के रखा था कि आम भाषा में हम किसानों को समझा सकें, उनको प्रेरित कर सकें और उनको इससे जोड़ सकें। इसी को लेकर के जब हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेमिनार कर लिया तो इसके बाद हमने यही सेम सेमिनार ब्लॉक लेवल पे किया और उसकी अध्यक्षता बीडीओज और ब्लॉक प्रमुखों ने की। उसमें उनके सारे प्रधान, सारे मेंबर्स और किसान उसमें पार्टिसिपेट किए। इसके बाद ब्लॉक लेवल के बाद इसको हम लोगों ने ग्राम पंचायत पे किया और उसके लिए एक टाइम शेड्यूल जारी हुआ था। 27 से 31 मई के बीच में हमको सभी गाँव में करना है और डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम लोगों ने टीम भी जिलाधिकारियों की लगाई थी जो वहां पे जाएंगे, देखेंगे कि वो मीटिंग और सेमिनार अरेंज हुआ नहीं हुआ, कितने लोग उसमें आए और जियो टैग एक फोटो और एक वीडियो उनका हम लोगों ने अपने यहाँ मंगा करके उसको सुरक्षित किया ताकि वो जो हम लोग चाह रहे हैं तो उस मंशा को सफल कर सके। इसी के साथ साथ हमने डिस्ट्रिक्ट डीडी एग्रीकल्चर और जिला कृषि अधिकारी इन दोनों लोगों से एक और पीपीटी तैयार करवाया जिसमें कम पानी वाली फसलों को कैसे वो लोग चिन्हित करें, कैसे उनका उत्पादन करें, उसमें जुड़े। उसमें तो एक मिलेट्स को भी लिया था, श्री अन्न को, उसका हम लोगों ने जहां जहां सेमिनार किया 2 मिनट का 3 मिनट का छोटा छोटा प्रेजेंटेशन रखा जिसमें उसकी सारी बातें थी और उन लोगों ने ग्राम लेवल तक उसको चाहे छोटे स्क्रीन में चाहे बड़े स्क्रीन में जहां जैसी उपलब्धता थी हम लोगों ने उसको डिस्प्ले कराया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैडम डेली मॉनिटरिंग इसके बाद हमने शुरू कर दी। जब ये कार्यक्रम हमारे इस लेवल पर हमारी तैयारी हो गई तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम ने, जिसका फोटोग्राफ्स में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, नीचे मीटिंग है और फिर यही मीटिंगें हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पे की और ब्लॉक लेवल पे हमने जो ग्राम पंचायत के सचिव थे और नरेगा के जो टेक्निकल असिस्टेंट थे, इन लोगों की मैडम ने और कहीं हमने, कहीं डीसी नरेगा ने, सब लोगों ने उनकी बैठकें ब्लॉक लेवल पे की
और वहां हम लोगों ने ये चीज उनकी एक एक व्यक्ति की समीक्षा की कि आपका टारगेट क्या था, कितने एस्टीमेट बन गए, कितने लेबर्स आज की डेट में आपने लगाए हैं, कल आपको क्या करना है, ये सारी रणनीति तय करके डेली डीएम मैडम के रेजिडेंस से मैं, डीसी नरेगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डीडीएजी, ये 5-6 लोग वहां बैठते थे और सारे वीडियोस और अन्य जो विलेज लेवल के थे ये लोग वीसी के माध्यम से जुड़ते थे और जहां पे हम लोग इनके परफॉर्मेंस को रोज समीक्षा करते रहे कि हमको चूंकि बारिश से पहले इस काम को हर हाल में खत्म करना है, क्योंकि बारिश के बाद अगर हम तालाब बना रहे हैं तो वो फिर हमारे लिए यूजलेस हो गया, फिर उसमें साल भर पानी नहीं आना है। तो ये टारगेट लेके चले थे और इसकी गहन मॉनिटरिंग की। उसका रिजल्ट ये निकला कि हम लोग इस कच्चे वर्क को, जो खुदाई का काम था, किनारों को ठीक करने का काम था, फॉरेस्टेशन के लिए जो गड्ढे की खुदाई करनी थी, ये काम हम लोग बारिश से पहले इसको कर लिए। और इस कार्यक्रम की और जियो टैगिंग के माध्यम से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे तालाब की क्या स्थिति, इसके लिए 2 अदर एजेंसीज को भी हायर किया था मैम ने, डिलाइट और आगा खां फाउंडेशन को, जिनको एक गाड़ी प्रोवाइड कराई गई, जो अपने आप से अपना रैंडम गांव सेलेक्ट करते थे, वहां देखते थे कि जो ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं काम का वो एक्चुअली धरातल पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो भी शाम की बीसी में अपनी रिपोर्ट के साथ शामिल होते थे और जहां जहां जैसी कमियां मिलती थी हम लोग उन ग्राम पंचायत के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये पार्टिसिपेट करते थे ताकि टेक्निकली कोई कमी हो तो सुधर जाए, प्रोग्रेस धीमी है तो उसमें लेबर्स बढ़ा लिए जाएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैम हम लोगों ने इस अवधि में 252 तालाबों का पुनरुद्धार किया, 4690 किसानों के खेतों पर मेड़बंदी का काम प्रारंभ कराया, जिसमें अब तक 600 से 700 के बीच में हमारे पूरे हो गए हैं काम और 3283 किसानों की मेड़ों पर काम अभी चल रहा है। इसी तरह से फार्म पांड थैंक यू मैम, फार्म पांड जो खेत तालाब थे वो करीब 25 से 30 मीटर चौड़ा और 25 मीटर चौड़ा एक खेत के कोने में तालाब, वो खेत का वो हिस्सा जो ढाल की तरफ रहता है उसमें छोटे तालाब बनाए और उसको बनाने का हमारे जनपद को 538 का टारगेट था और उसमें अब तक हम लोग करीब 200 के आसपास बना चुके हैं और 100 अभी और हम लोग इसी जल्दी ही बना लेंगे, ये मान के चल रहे हैं। और उसी के हिसाब से ये तालाब चूंकि मैम भूमि संरक्षण का पैसा है तो इसमें हम लोग इसको मशीन से काम करा रहे हैं और ये हमारे करीब 46 मशीनें हैं जो चल रही हैं एट ए टाइम। 46 तालाबों पे काम चल रहा है और करीब 1 हफ्ता लगता है एक तालाब को तैयार होने में, एक मशीन को, तो इस पे हमारा काम चल रहा है। ये मैडम 100 फीट का हम लोगों ने लिया था, जितनी हमारी ग्राम पंचायतें हैं एटलीस्ट 10 स्ट्रक्चर हमको बारिश के पहले बनाने थे, ये लक्ष्य लेके चले थे और 4900 का टारगेट हमने रखा था और उसमें जो है मैक्सिमम हम लोगों ने करीब 4134 का कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें मैम हैंड पंप का जो पानी ये लोग वेस्ट करते हैं उसको हम लोगों ने सोक पिट के साथ जोड़ रखा है, वो पानी नालियों में ना जाए, कीचड़ के रूप में जमा ना हो, उसको हम लोगों ने सोक पिट के माध्यम से संरक्षित किया है ताकि वो भी हमारा रिचार्ज हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैम है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन में। मैं आपको अपने यहाँ बता दूं मैम कि जल जीवन मिशन में हमारा जिला चिन्हित है और हर गांव में ऑनलाइन 5-5 महिलाएं वो फील्ड टेस्ट किट के जरिए जल की गुणवत्ता की जांच कर रही हैं और जितने सोर्सेज हम लोगों ने गांव में बनाए हैं उन सबको 100% सोर्सेज का टेस्टिंग रिपोर्ट करके उसको वेबसाइट पे जल जीवन मिशन की वेबसाइट पे इनके नाम सहित और इनका जितना टेस्ट किया है वो रिजल्ट सहित वो अपलोड है मैम। इसी के साथ ही मैम इनको हमने और जोड़ रखा है जो ISA एजेंसीज के माध्यम से जो हम लोग गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत हम टोटी से पानी दे रहे हैं तो उसके लिए अवेयर करना जरूरी है कि जितनी जरूरत है आप उतना पानी लें। कहीं हम लोग ग्राउंड वाटर से ले रहे हैं, कहीं सरफेस वाटर से ले रहे हैं और इनको हम लोग बड़ी अच्छी तरह से बताते हैं कि हम लोग पानी बना नहीं सकते हैं, केवल पानी बचा सकते हैं और वो भी वर्षा के पानी को। तो इस बात को हर एक के दिमाग में डालना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैम मेड़बंदी के काम है जो सामने है, इस टाइप की मेड़ हम लोग बना रहे हैं ताकि खेतों में
जो बारिश हो उसका पानी रुके। एक बार जब खेत पानी सोख लेगा तो एक दो पानी की आवश्यकता नहीं रह जाती है, वो उसकी नमी से काम चल जाता है। एक मैम इस साइड में, दाहिनी साइड में किनारे दिख रहा है, ये हमारा अमृत सरोवर है, जिसमें माननीय कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी बैठे हैं, उनके बगल में राज्य मंत्री जी बैठे हैं, सांसद जी हैं और एक विधायक है लेडी, वो भी बैठी हैं। ये अमृत सरोवर है जिसमें उनको हम लोगों ने पूरा भ्रमण कराया था, इसलिए कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन और रुझान और बढ़े। अमृत सरोवरों में वो लोग गंदा पानी ना डालें, गंदगी ना करें, ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उन लोगों को हमने जोड़ा था। ये मैडम की कुछ विजिट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैम उसी जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, खेत तालाब और अन्य तालाब, ये शोकपीट में साइड के 2 फोटोग्राफ्स हैं, इस टाइप से हम लोग शोकपीट बना रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैम वो जो हम लोगों ने ग्राम स्तर पर और जनपद स्तर पर जो सेमिनार्स किए थे, भाई साइड में कैबिनेट, नीचे डीएम मैडम है और उनके साथ सभी विधायक हैं, और उमा शंकर पांडे जी हैं जिनको जल शक्ति, जल पे काम करने के लिए खेत पे मेड़ पर पेड़ उनका थीम था, जखनी गांव का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी उनका उल्लेख किया था, तो वो भी है उसमें। हर कार्यक्रमों में हम लोग उनको जोड़ते हैं, उनके उद्बोधन से काफी प्रेरणा पब्लिक को जोड़ने में मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैम ग्राम स्तरीय है जो गोष्ठियां हुई थी, उनमें भी जनप्रतिनिधियों पर माननीय विधायक जी ने, माननीय सांसद जी ने प्रतिभाग किया है, उनके फोटोग्राफ्स हैं, हमारे अधिकारी गण हैं, जल शपथ की फोटो है। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैम वही ग्रामीण लेवल पर जो कन्वर्जेशन की मीटिंग हो रही है। और नेक्स्ट स्लाइड। ये मैम एक और मैडम ने काम शुरू किया था, ये शहरी क्षेत्रों में जो हमारे बड़े बड़े नाले हैं, इधर फोटो में देख रही होंगी मैम, एक जाली लगी है, जाली से इस तरफ कचरा बहुत सारा इकट्ठा है, उधर कचरा नहीं है, वो गंदा पानी है। तो ये उन्होंने जितने भी शहर के और नगर पंचायत के बड़े नाले हैं उसमें ये जाली लगवाई है। पहले यही कचरा पूरे नाली भर में फैला रहता था, तो हमारा जो काम करने वाला सफाई कर्मचारी है उसको इसको उठाने में पूरे नाले भर में घूमना पड़ता था। अब ये हम लोगों ने ऐसी जगह पे लगा दिया है जहां पर वो आराम से इसको कचरा उठा ले और गंदे पानी का डिस्पोजल हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैम जो नरेगा में हम लोग अब तक काम किया करते थे, ये मेड़बंदी और तालाब का काम हम लोगों ने नरेगा से लिया है। नरेगा में मेड़बंदी के जो चिन्हित कृषक हैं 13 कैटेगरी के, उनके लिए फ्री है, नरेगा का लेबर काम करेगा। वो चाहे तो खुद अपना जॉब कार्ड बना लें, वैसे तो वो भी लेबर करते हैं। और हमारे यहाँ चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है दोपहर में, इस गर्मी के सीजन में जो बारिश से पहले का मौसम था, तो उसमें हम लोगों ने ये किया था कि सुबह वो जितनी जल्दी काम कर सकते हो 5 बजे आ जाए, अपना 8 बजे 9 बजे तक काम किया, उसके बाद चले गए, फिर शाम को 4-5 बजे आ गए, जितनी देर रोशनी रहती उतनी देर काम किया, इस तरह से काम किया। तो इस बार लेबर्स बहुत आई, और जो काम हम लोग पिछले साल में इसी अवधि में 7 लाख मैंडेज बनाए थे, इस समय 10,40,000 था जिस दिन स्लाइड बनी थी, आज करीब 11 लाख मैंडेज हम लोग नरेगा में इसमें कवर कर चुके हैं। और इस पूरे जल आंदोलन को हम लोगों ने जन आंदोलन में बदल दिया है, बहुत लोग उसमें जुड़ के आए हैं। और अभी हमारे एक गांव का और पिछली मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी नाम दिया था लुकतरा गांव का। लुकतरा गांव में मैम 45 हमारे तालाब हैं जो खेत तालाब हैं, जो भूमि संरक्षण के माध्यम से खुदवाए गए हैं, और 3 बड़े तालाब हैं, 2 अमृत सरोवर और एक अन्य तालाब जो हम लोगों ने नरेगा से बनवाया है, और आज की डेट में वो सब पानी से भरे हैं। ये और वहाँ का जल स्तर भी मैम 1.5 से 2 मीटर ऊपर आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये बारिश के बाद वो कम से कम 3 मीटर जल स्तर उठेगा। और वहाँ पे मेजरिंग के लिए अलग से कुएं में माप करने के लिए वहाँ डिवाइसेस लगाई गई हैं, और ये ऑनलाइन डाटा है मैम, ये कोई ऑफलाइन डाटा मैं नहीं बता रहा हूँ मैम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैम हर खेत पर मेड़ और हर मेड़ पर पेड़, ये कॉन्सेप्ट लगाया था, और ये खेत तालाब में भी हो रहा है मैम। खेत तालाब का जो भीटा है, जो चौड़ी सी ऊपर की दीवार बनती है, पहले किसान समझ रहा था इतनी जमीन तो हमारी वेस्ट चली गई, इसमें हम कुछ ना कुछ पैदा कर लेते, तो उस भीटे पर भी वो अरहर की खेती बहुत अच्छी कर रहा है। कल एक खेत तालाब को मैडम भी गई थी, मैं भी गया था, और एक दिल्ली से एक गेस्ट थे वो भी गए थे, तो उस कृषक ने बताया कि हम इस पे
जो तालाब का जो भीटा है उस पे अरहर लगा करके हम 2 बोरा अरहर पैदा कर लेते हैं, जो हम साल भर उससे अरहर की दाल का काम हमारा निकल जाता है। और उसी सिंचाई से, उसी एक खेत तालाब की सिंचाई से मटर की खेती उन्होंने इस बार दुगनी पैदा की, क्योंकि वो ऐसा खेत तालाब है जो परमानेंट उसका सिंचाई का साधन है, जो उसके खेत में अवेलेबल है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैम पेपर्स की क्लिप्स हैं, कटिंग्स हैं, जो मीडिया कवरेज है। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू मैडम, ये मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच था, इसका बड़ी सराहना मिली और आपका भी बड़ी प्रेरणा रही मैम। और जिलाधिकारी महोदय के जो लगातार मॉनिटरिंग थी उसने बड़ा चेंज किया है मैम। एक मैम छोटा सा वीडियो है, आपकी अनुमति हो तो वो चलवा दीजिए, वीडियो चलवा दीजिए प्लीज। बांदा जिले में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्राचीन काल से ही पानी की समस्या रही है। नेशनल वाटर मिशन द्वारा पानी की समस्या वाले जनपदों में बांदा का भी नाम है। इसीलिए बांदा में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अविरल जल अभियान की शुरुआत की गई है। जन जागरूकता, सामुदायिक जन सहभागिता एवं विभागीय भागीदारी से अभियान को सफल बनाने की योजना है। अभियान में मुख्यतः तालाबों का जीर्णोद्धार, मेड़बंदी, सूखपिट निर्माण, खेत तालाब निर्माण, वनीकरण से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं। नदी विकास, जल संसाधन एवं ग्रामीण जलापूर्ति समस्याओं के निराकरण एवं मार्गदर्शन हेतु जल शक्ति केंद्र एवं डेली अनुश्रवण हेतु वार रूम की स्थापना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं का आयोजन, तकनीकी सहायक एवं सचिवों की समीक्षा, अधिकारी जनों द्वारा स्थलीय सत्यापन भी किया जा रहा है। सामुदायिक सहभागिता हेतु जिले, विकास खंड, ग्राम पंचायतों में जल चौपालों एवं गोष्ठियों का आयोजन करा रहे हैं। जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री अन्ना कम लागत की फसलों एवं पानी को बचाने वाली फसलों को उगाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। प्रेरणा से प्रयास किया जा रहा है कि घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में एवं गांव का पानी गांव में संरक्षित किया जाए। अभियान सफलता की ओर बढ़ रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जल की बर्बादी ना हो, जल का संरक्षण हो। जहाँ का पानी हो वही संरक्षित रहे, जहाँ बूंद गिरे पानी की बूंद वही संरक्षित हो। बांदा की कोई बूंद व्यर्थ ना हो, बांदा की हर बूंद बांदा के नाम हो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। So Shobik, anything you have to say or should I? What to you, ma'am? I think your input will be very important for all of us. So at the outset, let me say that I'm really very impressed with both the presentations and both the works. And सबसे खूबसूरती जो दोनों प्रेजेंटेशन में है कि बहुत ही दो तरह का प्रेजेंटेशन है। अभी तक अशोक के पहले जितने भी डीएम डायलॉग्स हुए सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, बट अर्बन एरिया में वो होता कैसे है ये कोई डीएम, क्योंकि हम टेक्निकल लोग नहीं हैं तो बता नहीं पाते थे। तो आज आई एम सुपर इम्प्रेस्ड कि अशोक ऑफ कोर्स विद लिबरल हेल्प फ्रॉम शर्मा इतना खूबसूरत ड्राइंग्स के साथ, बिकॉज जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उससे क्लियर हो जाता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होता है, वो एक्चुअली ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। और वो इतना सिंपल खूबसूरत क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग करके बताया है कि अब तो आई एम गोइंग टू यूज इट इन every discussion that we have. So Ashok, you have done और जो डुअल ये किया है कि नॉट ओनली ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अर्बन फ्लडिंग भी, बिकॉज गुवाहाटी जैसे सिटी में ब्रह्मपुत्र बहता है बगल में और पानी स्कैर्सिटी है। बिकॉज हम सोचते हैं कि अगर पानी बह रहा है इट्स रियली लाइक वाटर एवरीवेयर विथ नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो उस वे में मतलब जोरहट हैज शोन द वे विच गुवाहाटी कैन रेप्लिकेट। और जो शर्मा ने बताया कि वी हैव 10,000 रिचार्ज स्ट्रक्चर्स जो कि अनयूज्ड पड़े हैं, तो प्लीज टेक इट अप विथ अब्बासी सर टू गेट दीज रिचार्ज। मतलब 5,000 में 20,000 लीटर पानी, 80,000 में कितना था, 80 से 90,000 में उतना, मतलब पानी का तो भूल गई, बट
अमेजिंग, इतना कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन हमारे असम में है और लोग इसके बारे में जानते नहीं है। तो प्लस जो व्हाट आई लाइक्ड अबाउट अशोक्स प्रेजेंटेशन वाज वे फॉरवर्ड जो बताया है। बहुत सारे एक्चुअली प्रॉब्लम विथ वाटर इज कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, और मोर देन दैट व्हेन इट कम्स टू अर्बन एंड लोकल तो फिर उनके बायलॉज अप्लाई करते हैं। बट यू विल बी ग्लैड टू नो कि अमृत ने स्टार्ट किया है कि एक जेनेरिक उन्होंने मॉडल बायलॉज बनाए हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को ये करने का किया है, मैंडेटरी सजेशन दिया है। अब ये वो अर्बन लोकल बॉडी पे है और स्टेट्स के अर्बन डिपार्टमेंट्स पे है कितना पुश कर पाते हैं। बट ये एक्चुअली गेम चेंजर होगा अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स अर्बन एरिया में बनाए। अर्बन एरिया हमारा महुआ के थ्रू फोकस में बहुत आ रहा है, लेकिन अभी भी ये जो है कि मैंडेटरी हर RWA को जाके ये कहना, ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बट हो रहा है। आई थिंक चंडीगढ़ में शायद है ना, चंडीगढ़ में है, बहुत सारे सिटी, बेंगलुरु में है कि अगर आप इतने स्क्वायर फीट से ज्यादा बनाते हैं, कुछ भी बिल्ड करते हैं तो आपको ये करना है। सो योर सजेशंस आल्सो आर वेरी वेरी गुड, and really Ashok, I am so happy that you contacted me just a few days before this conference और this webinar was scheduled, because इसको बहुत लोग बाद में भी देखते हैं। तो really, and I was looking for somebody जो मुझे urban water conservation के बारे में बताए, मेरा भी ज्ञान उतना अच्छा नहीं था। एंड बांदा का तो फिर क्या कहना, इवन विदाउट दुर्गा शक्ति आई थिंक विजय मारवा का जो एक्साइटमेंट है वो कोई दुर्गा से कम नहीं है। और जिस पैशन के साथ आपने प्रेजेंटेशन दिया, और आप लोग तो मतलब वॉर रूम खोल लिए हैं कि एकदम लग रहा है कि पानी का तलवार निकाल के जो नहीं मानेगा उसको मार काट कर देंगे। सो एक्सट्रीमली, और आपके जो प्रेजेंटेशन की जो अच्छी बातें हैं, एक तो बहुत स्लोगनियरिंग कर रहे हैं आप, एक पानी बना नहीं पानी बना नहीं सकते, पानी बस बचा सकते हैं, हर खेत पर मेड़, हर मेड़ पर पेड़, देन बांदा की बूंद बांदा के नाम, ये सब जो स्लोगन्स है ना, ये इतना कैची है कि अगर हर अपना इस टाइप का कुछ स्लोगन बना ले। और मुझे हमेशा लगता था कि मैं मॉनिटरिंग बहुत अच्छी करती हूँ, बट दुर्गा ने तो मुझे एकदम ही इसमें डिफीट कर दिया कि एवरीडे वीसी आपका जो टाइम लाइन है और द वे यू हैव सिंप्लीफाइड कि भाई टेक्निकल है, क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है वाटर कंजर्वेशन, और उसको आपने बहुत अच्छी तरह मतलब लोगों तक पहुंचाया है। और महिला भागीदारी जो है वो बहुत ही सराहनीय है आपके यहाँ। और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, डेयोलाइट और आगा खान से जियो टैगिंग, और एक और मैंने बड़ा क्यूट सा चीज देखा, सेल्फी विद सोक पिट। तो आपकी मॉनिटरिंग इतनी तगड़ी रही है कि बांदा में तो पानी पूरा बूंद, ऑफ कोर्स आप लोग दूसरों का भी पानी शायद छीन के बांदा में रख ले हद से ज्यादा। सो आम भाषा का जो प्रयोग है ना, कि सिंपल टर्म्स में, जैसे अशोक भी जो बोल रहे थे कि असम में सब सोचते हैं कि पानी बहुत है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इवन इन बिहार, असम जैसे स्टेट्स में हो रहा है, जैसे नॉर्थ बिहार भी रिवर्स हैं और वाटर सरप्लस माना जाता है। एक्चुअली ग्राउंड वाटर तो हमें मतलब एकदम यूज ही नहीं करना चाहिए, उसको लास्ट के लिए रखना चाहिए। ऑफ कोर्स बिहार में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कम है, बट हम अगर वो लास्ट चीज को भी अगर यूज कर लेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत ही ये होगा। तो आप लोगों का मतलब दोनों का प्रेजेंटेशन जो स्टडी है वो बहुत अच्छा लगा कि दोनों दो तरह के प्रेजेंटेशन थे। फाइनेंसेस का आपका जो बांदा का यूज है कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, मनरेगा, जो छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें हैं कि सुबह में कराओ शाम में कराओ,
मतलब उसके चलते आपका वर्क मैंडेज बढ़ जाता है। और भूमि संरक्षण का भी फंड आप जो यूज कर रहे हैं पॉन्ड्स के लिए। सो बेसिकली आपका जो बेस्ट पार्ट है वेद कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो और बड़ी बड़ी गोले गपाड़ में बिलीव नहीं करते हो और प्रैक्टिकली और बहुत फोकस्ड वे में जो काम किए हो, तो इसीलिए आप लोग मतलब पीएम के मन की बात तक पहुंच गए। बिकॉज आई एम श्योर कि तो वंडरफुल। सबसे अच्छा मुझे लगा कि असम का मैं बहुत दिन से विश कर रही थी कि कोई तो प्रेजेंटेशन हो ऑन वाटर, तो मतलब फॉर्चुनेटली अशोक ने फोन किया एंड कमेंडेबल वर्क बोथ ऑफ यू, रियली एक्साइटिंग। एंड इसी तरह से अगर हम पानी की संरक्षण करते रहे सो आई एम श्योर you know we can achieve that water secure future जो हमारा नेशनल वाटर मिशन का एम है for our country. So thank you all. Over to you, Shobik, now. Thank you so much. Thank you so much to Archana Verma, Mission Director, National Water Mission, Minister of Jal Shakti, Government of India, for like all other editions, not only setting the context in the beginning, but also summing up the best practices of the presentations, that what are the highlights, why those aspects of the presentations are inspiring for not only for us, but for others, can be replicated in other districts as well. And as the ma'am has said in the beginning that when he was giving the keynote address, that one of the aim of this entire scheme of things is Nari Shakti se Jal Shakti and Jal Shakti se Nari Shakti. And both the presentations actually also talked about community participation, especially in Banda. They have inspired the women panchayat pradhans also to manage grey water. That is excellent. Again, that also needs a lot of courage and a lot of planning to get this done. So I think we come to the end of this edition of Water Series webinar on the best practices with the GMs. This was the 40th edition, and we'll wait for the 41st edition with new sets of GM from various parts of the country. Thank you so much, all of you, for joining us today. Goodbye. Take care. Thank you, madam. It is indeed we are very pleased to meet you all, and after a long time. Small work, actually small work, but it yields a very good result, I think. Thank you, ma'am. Thank you. No, it was an honor, Ashok. Really, the work that you've done, I didn't know. I thought you were a revenue expert. Because for all my revenue problems, I went to Ashok. Iska kya kare? When I was made chairperson of the revenue board, also to Ashok ke paas jaate the. Thank you, ma'am. Thank You you are so also much. a water expert now. Right, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. सुपर। चलो ये प्रेजेंटेशन ऐसा मजाक में बन गया इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया इसको